एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे एग्जाम्पल जो पीपीई का पार्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस या कॉस्ट। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट, नया फैसिलिटी, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इनॉग्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, वो कैपिटलाइज आप नहीं करेंगे। साफ साफ लिखा है इसे इसमें कि उसे आप कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। Cost of introducing a new product or services, cost of conducting business in a new location or with a new class of customer, जैसे ट्रेनिंग, ये सब हमारा कैपिटलाइज नहीं होगा, सब रिवेन्यू नेचर माना जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जनरल ओवरहेड, ये भी हमारा पार्ट नहीं बनेगा पीपीई का। Some operations occur in connection with the construction or development of PPE but are not necessary to bring the item to the location and condition necessary for the capable for operating. These incidental operations may occur before or during the construction or development activity. Example: income may be earned through using a business site, building site as a car park until construction start, because incidental operations are not necessary to bring an item to the location and condition necessary for the इसे फिट बनाने के लिए ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, द इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ इंसिडेंटल ऑपरेशन आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड इंक्लूडेड इन देयर रेस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। ये क्या मतलब है? सपोज आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अभी बिल्डिंग बनानी शुरू नहीं करी, मीनवाइल टाइम था, हमने क्या करा, इस खाली जगह को कार पार्किंग की तरह दे दिया और कुछ रिवेन्यू जनरेट किया। और इस कार पार्किंग पर देने के लिए एक दो एम्प्लॉय भी रखे जिन्होंने उस सबको मैनेज किया, तो कुछ एक्सपेंस भी हो रहा है, कुछ कार पार्किंग का पैसा भी आ रहा है। तो ये हमारा नेसेसरी नहीं है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, ये तो एक टाइम था हमारे पास, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का ऑप्शन था तो हमने कर लिया, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है इस एसेट को, पीपीई को बनाने के लिए, ये इंसिडेंटल है, तो इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ना ही अपनी बिल्डिंग की कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे इस इनकम से, इसे P&L अकाउंट में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक अम्यूजमेंट पार्क है और उन्होंने पब्लिक को ओपनिंग दे दी है, ट्रायल रन के लिए, अट्रैक्शन के लिए, टिकट को 50% डिस्काउंट पर दिया है ड्यूरिंग द पीरियड और ऑपरेटिंग कैपेसिटी 80% है। इसका मतलब 80% लोग आ रहे हैं और टिकट को 50% डिस्काउंट पर ये दे रहे हैं। The official opening day of the amusement park is 3 months later. अभी 3 महीने बाद ऑफिशियली अनाउंस होकर ये ओपन होना है। मैनेजमेंट ने कहा कि ये जो सॉफ्ट ओपनिंग है, ट्रायल रन है, नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क टू बी इन द कंडीशन कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन इंटेंडेड मैनर। ये एक बहुत जरूरी चीज है, बिना इसके हम नहीं कर सकते, तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर 2-4 दिन की बात होती और 10-20 लोग आ रहे होते तो एक अलग बात थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, 50% डिस्काउंट पर टिकट दे रहे हैं और 80% लोग आ रहे हैं। इसका मतलब आपने ऑफिशियली इसे ओपन नहीं किया, अनाउंस नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में तो ये ओपन हो चुका है। ट्रायल रन में इतने लोग नहीं आते, ट्रायल रन में बहुत थोड़ा सा होता है, मशीन के थ्रू ये वैसे टेस्ट करते हैं, खाली टेस्ट करते हैं 2-4 लोगों को। 80% लोग आ रहे हैं, 50% डिस्काउंट पर आप टिकट दे रहे हैं, तो ये सॉफ्ट ओपनिंग नहीं है, एक्चुअल ओपनिंग हो चुकी है। और एक बार ओपनिंग हो जाती है तो कोई भी खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता है, तो ये खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर मानते हुए P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चाइना लिमिटेड है, इन्होंने परचेज किया है ऑन क्रेडिट एन एसेट कॉस्टिंग 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2012. It charges depreciation at the rate 15% WDV on these type of asset. During the year, it has paid 2,20,000 to the supplier, including the interest for the delayed payment. Rupees 3 lakh together with interest with the payable will be payable next year. The amount of depreciation provided for the year is 33,000, that is 2,20,000 का 15%. तो हमें कमेंट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा। तो कॉस्ट के अंदर आता है हमारे जो असेट है उसकी कॉस्ट,
और बोरोइंग कॉस्ट AS16 के हिसाब से जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक की बोरोइंग कॉस्ट भी इसमें आती है। यहाँ पर हमने एसेट को खरीदा है और एसेट खरीदने पर पेमेंट करने में देरी करी है और उस देरी पर इंटरेस्ट लग रहा है। हम 2,20,000 रुपीज की अभी पेमेंट कर रहे हैं, 3 लाख की और इसका मतलब टोटल 520 की पेमेंट कर रहे हैं। इसमें 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट वो नहीं है कि एसेट को एक्वायर करने से पहले पीरियड को बिलोंग करता है, बल्कि एसेट को खरीदने के बाद के पीरियड को बिलोंग करता है। तो जो भी हमारी ये है डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन या कंप्लीशन या एक्विजिशन ऑफ असेट, उससे पहले का इंटरेस्ट या बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करी जा सकती है एज पर AS16 बोरोइंग कॉस्ट। लेकिन डेट ऑफ कंप्लीशन या एक्विजिशन के बाद का जो इंटरेस्ट है वो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, उसको P&L अकाउंट में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। पहली बात तो 20,000 रुपए तो P&L में जाएंगे। अब बची 5 लाख रुपए, आपने पेमेंट 2 लाख करी है कैपिटल अमाउंट की, 3 लाख अभी पेमेंट नहीं करी। इसका मतलब ये नहीं है कि एसेट 2 लाख की है, एसेट तो 5 लाख की है, तो इस पे डेप्रीशिएशन 5 लाख पर लगाना चाहिए था। तो डेप्रीशिएशन होना चाहिए था 5 लाख का 15%, दैट इज 75,000। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। 33,000 का जो इंटरेस्ट लगाया ये सही नहीं है। इंटरेस्ट जो लगाना पड़ेगा वो 75,000 लगाना पड़ेगा 5 लाख की कॉस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5, ए लिमिटेड है, इन्होंने परचेज किया है प्लॉट ऑफ लैंड 10 लाख रुपीज का और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई है 35 लाख रुपीज की। इन्होंने कुछ खर्चा भी किया है इस दौरान, लैंड का रजिस्ट्रेशन करवाया है, पुराना स्ट्रक्चर को तोड़ा है, आर्किटेक्ट फीस दी है बिल्डिंग के लिए, गवर्नमेंट ड्यूज दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए और प्लॉट पर फेंसिंग करी है इन्होंने। तो फाइंड आउट द कॉस्ट एट विच द लैंड एंड बिल्डिंग टू बी शोन। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई लैंड एंड बिल्डिंग पर खर्चा करते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है और लैंड के ऊपर डेप्रीशिएशन नहीं लगता है। तो हमें कॉस्ट को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा दोनों के बीच में, क्योंकि हमें डेप्रीशिएशन कौन सी अमाउंट पर लगाना है ये पता लगाना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीज और 35 लाख रुपीज है जो इनिशियली कॉस्ट है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लैंड पर जाएंगे 70। पुराना स्ट्रक्चर तोड़ने का खर्चा भी हमारी लैंड पर ही जाता है क्योंकि अभी तक बिल्डिंग बनना शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद आर्किटेक्ट फीस बिल्डिंग की है, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा। गवर्नमेंट ड्यूज कंस्ट्रक्शन के और फेंसिंग, ये सब हमारा कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 11,90,000 हमारी लैंड की कॉस्ट मानी जाएगी अल्टीमेटली और 38,70,000 रुपीज हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट मानी जाएगी। तो बिल्डिंग के ऊपर हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे, लैंड के ऊपर डेप्रीशिएशन नहीं लगाएंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग कंबाइन है तो भी 38,70,000 पर डेप्रीशिएशन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एंटिटी ए है, एक सुपरमार्केट चेन है, ये रेनोवेट कर रही है अपने मेजर स्टोर को। द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस फॉर इन स्टोर प्रमोशन आउटलेट आफ्टर द रेनोवेशन एंड विल इंक्लूड ए रेस्टोरेंट। तो ये चेंजेस कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन्स which include the cost of remodeling and expectation of a 15% increase in sale resulting from the store renovation, which will attract a new customer. State whether the remodeling cost will be capitalized or not. तो देखिए जो भी हमारा पीपीई पर खर्चा होता है और अगर उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होता है तो वो बड़ नेचुरल है, कैपिटलाइज होगा और पीपीई की डेफिनेशन में आएगा। यहाँ पर हमारे पास स्पेस भी बढ़ रहा है, कस्टमर भी आ रहे हैं, सेल भी बढ़ रही है, तो इट शुड कैपिटलाइज, इसे हमें कैपिटलाइज्ड करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, entity A has an existing freehold factory property which is intended to knock down and redevelop. During the redevelopment period, the company will move its production facility to another site
द फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी इंकर्ड. सेटअप कॉस्ट 5 lakh to install machinery in the new location, rent of 15 lakh and removal cost of 3 lakh to transport the machinery from the old to the temporary location. तो हमें बताना है कि क्या हमें ये सारे खर्चों को कैपिटलाइज करना चाहिए या नहीं. तो हम जब पढ़ रहे थे AS10 तो वहां पर एक्सक्लूजन में साफ साफ लिखा था कि शिफ्टिंग रीलोकेटिंग के जो भी खर्चे होंगे वो हमारे AS10 के हिसाब से PPE का पार्ट नहीं बनेंगे, साफ साफ लिखा है. तो हम लोग रीलोकेशन और उसको शिफ्टिंग करने के, इधर से उधर ले जाने के, सेटअप करने के, रेंट के खर्चे को किसी भी हालत में हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते. तो हम इन खर्चों को कैपिटलाइज नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये खर्चे कैपिटलाइज नहीं होंगे. अब हमारे पास आता है, उस बारे में चर्चा करते हैं कि डीकमीशनिंग, रीस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटी क्या होता है. इसके बारे में हमने पहले बात भी करी थी. इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, removing the item and restoring the site on which it is located referred to as decommissioning, restoration and similar liability. देखिए, जब हम कोई असेट न्यू असेट लगा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, हम अंदाजा शुरू में लगा रहे हैं कि जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, रीइंस्टॉल रिमूव करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. तो उन सब में जो खर्चा होगा उसका अंदाजा लगाते हैं और वो भी हमारा एक लायबिलिटी भी क्रिएट होता है और कॉस्ट पीपी की वैल्यू में भी एडिशन होता है. तो लिखा है द ऑब्लिगेशन फॉर विच एन एंटरप्राइज इंकर ईदर व्हेन द एसेट इज एक्वायर्ड और एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग यूज्ड द आइटम ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड फॉर पर्पसेस अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंटरी ड्यूरिंग द पीरियड. तो यहाँ लिखा है इनिशियल जो खर्चा होता है या एस्टिमेशन होता है उसके बारे में बात हो रही है. इसका एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? अगर AS2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टू द कॉस्ट ऑफ ऑब्लिगेटिंग फॉर डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच एन आइटम इज लोकेटेड that are incurred during a particular period as a consequence of having used the item to produce inventory during the period. तो अगर हम उसको इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे पीपीई का पार्ट नहीं बनाएंगे, अदरवाइज ये जो भी खर्चा है ये हमारा पीपीई का पार्ट बनेगा. द ऑब्लिगेशन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर इन अकॉर्डेंस विद द AS2 or AS10 are recognized and measured in accordance with the AS9, that is provision, contingent liability and contingent asset. तो हमारा एक AS29 है जो हमें बताता है कि हम जब प्रोविजन बनाते हैं फ्यूचर के लिए या कंटीजेंट लायबिलिटी या कंटीजेंट एसेट है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं. तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी. और अगर वो इन्वेंट्री के लिए यूज हो रही है ये सारे एक्सपेंसेस तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा एज पर AS2. और अगर किसी एसेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है पीपीई के लिए तो AS10 के हिसाब से पीपीई की कॉस्ट में जुड़ जाएगा. सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट. सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट होती है जो अपने आप हमारी डेवलप होती है टाइम टू टाइम, काफी समय काम करने की वजह से. तो कॉस्ट ऑफ ए सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट इज डिटरमाइन यूजिंग द सेम प्रिंसिपल एज फॉर एन एक्वायर्ड एसेट. जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उसके लिए जो हमारे प्रिंसिपल लगेंगे वही हमारे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के लिए लगेंगे. इफ एन एंटरप्राइज मेक सिमिलर एसेट फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, the cost of the asset is usually the same as the cost of constructing an asset for the sale. Therefore, any internal profit are eliminated in arriving as such cost. Suppose हमारा फर्नीचर का काम है और हम फर्नीचर बनाकर लोगों को बेचते हैं और अगर हमने खुद बनाया है, खुद किसी एसेट को बनाया है और उसे बनाने में जो खर्चा आया है तो वो भी हमें पता होगा, वो हमारी कॉस्ट में आ जाएगा, प्रॉफिट पोर्शन नहीं आएगा. सपोज हम फर्नीचर बनाते हैं और ये 50,000 का बनता है, हम इसमें 10,000 का प्रॉफिट लेके 60,000 में सेल करते हैं. अब हमने यही फर्नीचर अपने खुद के इस्तेमाल करने के लिए बनाया है तो ये लिखा है कि हम 50,000 में इसे वैल्यू करेंगे, प्रॉफिट पोर्शन को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज इंकर्ड इन सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट इज नॉट इंक्लूडेड. कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं लेंगे, वेस्टिंग जो भी है वो नहीं लेंगे.
A16 जो कहता है कि अगर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट एज ए कंपोनेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम ऑफ पीपी, तो AS16 क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ। AS16 कहता है कि अगर कोई ऐसी एसेट बना रहे हैं जिसे बनाने के लिए हमने लोन लिया है और उस एसेट को बनाने में काफ़ी अच्छा खासा समय लगा है, जो जनरली 1 साल का टाइम पीरियड होता है, तो अगर हमें किसी एसेट को बनाने में लगभग 1 साल लग गया है, तो उस एसेट की बनाने के लिए जो स्पेशली लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा, और जब तक जुड़ेगा जब तक कि वो एसेट बनकर तैयार नहीं हो जाती है। एक बार एसेट बनकर तैयार हो जाएगी तो उसके बाद का इंटरेस्ट P&L अकाउंट में जाएगा। Bearded plant are accounted for in the same way as self-constructed item of PPE before they are in location and condition necessary for the capable of operating in manner intended by the management। तो अगर हमने खुद सपोज मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था, हम आम के पेड़ लगा रहे हैं ताकि हम आम बेच सकें, तो उसे बनाने में खर्चा होगा हमारा। पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधे बीज लगाए जाएंगे, जब पेड़ बनेंगे जब तक उनका ध्यान रखा जाएगा, उस पर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव होगा, खाद डाली जाएगी, तो सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में जुड़ेंगे। और अगर हमने कोई लोन लिया है तो जब तक वो तैयार नहीं हो जाते, फल देने के लिए बड़े नहीं हो जाते, जब तक का उसका इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होता चला जाएगा। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट। जिस दिन हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस दिन का उसका कैश प्राइस हम कॉस्ट में लेंगे। ए पेमेंट इज डिफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, द डिफरेंस बिटवीन द कैश प्राइस एंड द टोटल पेमेंट इज रिकॉग्नाइज एज इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अगर सपोज हम किसी चीज को खरीद रहे हैं तो उसका आज कैश प्राइस लेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने पर उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट हम कॉस्ट में नहीं लेंगे क्योंकि वो बाद वाले पीरियड को बिलोंग करता है। PPE acquired in exchange for a non-monetary asset or asset और एक कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट। देखिए मॉनेटरी एसेट वो होती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है अमाउंट में, जैसे हमारा कैश हो गया, डेटर्स हो गया, ठीक है, डेटर्स फिक्स है। अगर 10,000 के डेटर्स है तो हमें 10,000 रुपीज ही देंगे, लेकिन जो स्टॉक है वो फिक्स नहीं है क्योंकि स्टॉक की वैल्यू चेंज होगी। कोई भी पीपी है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें मॉनेटरी एसेट वो है जो कैश में फिक्स्ड है, जैसे डेटर्स कैश। नॉन मॉनेटरी एसेट वो है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है, जैसे इन्वेंट्री और पीपी। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हमने कोई पीपीई एक्वायर करी है इन एक्सचेंज, अगर हमने कोई पीपीई ली है एक्सचेंज में और पैसा दिया है, या हमने कोई असेट दी है और बदले में एक असेट लिया है, तो क्या होगा? तो लिखा कॉस्ट ऑफ सच एन आइटम ऑफ पीपीई इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू अनलेस। तो जो भी हम पीपीई एक्वायर कर रहे हैं उसको फेयर वैल्यू पर कंसीडर करेंगे। फेयर वैल्यू जो आज उसकी मार्केट वैल्यू है उसे हम फेयर वैल्यू कह सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं तो जनरली वो एसेट न्यू एसेट होती है, और न्यू एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू हमें बड़े आराम से पता चल जाती है। जो हम अपनी कोई पुरानी एसेट दे रहे हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू का पता लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ लिखा है कि सबसे पहले तो हम फेयर वैल्यू पर करेंगे अनलेस। अब अनलेस मतलब कब हम उसको फेयर वैल्यू पर नहीं करेंगे? ए, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है। अब कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब कि हम कोई एसेट दे रहे हैं और नहीं ले रहे हैं, और उससे कोई हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होने वाला है, कोई हमारे पास कैश फ्लो में ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है, जो सिचुएशन पहले थी वही अब है। तो हम क्या करेंगे, जो पुरानी एसेट है उसको देकर नई एसेट ले रहे हैं तो उसी बुक वैल्यू पर चेंज कर देंगे, हम कुछ अलग से नई फेयर वैल्यू का हिसाब नहीं लगाएंगे, क्योंकि कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है, मतलब कमर्शियली उसका कोई इफेक्ट बिजनेस पर पड़ नहीं रहा है। और दूसरी सिचुएशन, अगर हम फेयर वैल्यू किसी भी एसेट का जो दे रहे हैं या ले रहे हैं उन दोनों में से किसी भी एसेट का फेयर वैल्यू का पता नहीं लगा सकते, तो फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पुरानी वैल्यू है उसी पर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारी एक ओल्ड एसेट है ए, उसकी बुक वैल्यू है 50,000, और एक न्यू एसेट आ रही है बी और उसकी फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू कुछ नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, 50,000 पर ही वैल्यू करेंगे और एंट्री बना देंगे असेट बी डेबिट टू असेट ए। ठीक है, असेट ए को हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे और असेट बी को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कब? जब ये एक्सचेंज जो है
कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा नहीं है, या फिर हमें फेयर वैल्यू का, किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू का पता नहीं है, तो बुक वैल्यू का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है और हमारे पास जो नई एसेट है उसका फेयर वैल्यू का पता लगा सकते हैं, तो हमारी जो नई एसेट है, सपोज वो 60,000 रुपए की है, तो हम नई एसेट 60,000 पे लिखेंगे और 10,000 का पुरानी एसेट पे प्रॉफिट दिखा देंगे, अगर और कोई कैश वगैरह नहीं दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ लिखा है। ठीक है, तो हमारे को जनरली क्या करना है कि फेयर वैल्यू पर उसको वैल्यू करना है। कुछ है नोट, द एक्वायर्ड एसेट को मेजर करना है इवन जो कंपनी है वो पुरानी एसेट जो दे रही है उसे इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, तो भी आपको नई एसेट को रिकॉग्नाइज करना है। दूसरा, इफ एक्वायर्ड एसेट इज नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, इट्स देयर कॉस्ट इज मेजर्ड एट ए कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन। अगर नई एसेट है और उसकी फेयर वैल्यू सपोज नहीं पता है, तो जो पुरानी एसेट है जो हम दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू का पता लगाओ और उसकी फेयर वैल्यू पर वैल्यूएशन कर लो। An enterprise determine whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which the future cash flow are expected to change with the result of transaction। तो जो हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है उसके रिजल्ट से फ्यूचर के कैश फ्लो पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, इससे हमें पता चलेगा कि कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। An exchange transaction has commercial substance if the configuration, risk, timing and the amount of the cash flow of the asset received differ from the configuration of the asset transfer। तो पुरानी एसेट और न्यू एसेट का कैश फ्लो का डिफरेंस है। The enterprise specific value of the portion of operation of the enterprise affected by the transaction changes or difference is significant। The difference in the A और B is significant related to the fair value of the asset exchange। तो कुल मिलाकर अगर कोई चेंज हो रहा है तभी हम कहेंगे कि उसका कमर्शियल सब्सटेंस है, अदरवाइज नहीं है। For the purpose of the determining whether an exchange transaction has commercial substance, the enterprise specific value of the portion of operation of the enterprise affected by the transaction should reflect post-tax cash flow। In certain cases, the result of this analysis may be clear without an enterprise having to perform detailed calculation। तो हमें साफ साफ पता चलना चाहिए कि आफ्टर टैक्स कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एंटिटी ए एक्सचेंज सरप्लस लैंड विद ए बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख। तो हमने एक 10 लाख का सरप्लस लैंड है उससे एक्सचेंज किया है और हमें कैश 20 लाख मिला है और एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यूएशन हमें ऑलरेडी, नई प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन दे रखी है 25 लाख, वो मिला है। तो हमें व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ असेट रिसीव्ड। तो जो असेट हमें मिल रही है उसकी वैल्यूएशन किस तरीके से करनी है। तो देखो साफ साफ पता है कि यहाँ पर हमें फेयर वैल्यू पर करनी है और उसमें लिखा था दो एक्सेप्शन है, या तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है या दोनों में से किसी की फेयर वैल्यू को पता नहीं लगाया जा सकता। हमें क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी जो नहीं आ रही है उसकी फेयर वैल्यू दे रखी है, तो ये एक्सेप्शन में तो आ नहीं रहा, इसका मतलब फेयर वैल्यू पे कर देंगे। तो एंट्री क्या बनाएंगे हम, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 25 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू लैंड 45 लाख, और इस पर प्रॉफिट हो जाएगा हमें। तो जो लैंड पर प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में और प्रॉफिट 35 लाख हो जाएगा, क्योंकि 45 लाख में हमने सेल किया है और इसकी बुक वैल्यू 10 लाख। तो इस तरीके से हम 35 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि 10 लाख रुपीस की लैंड के बदले में हमें 45 लाख रुपीस का सामान मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 9, एंटिटी ए है और उन्होंने एक्सचेंज करा है कार एक्स और उसकी बुक वैल्यू है 13 लाख एंड ए फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 13,25,000 फॉर कैश ऑफ 15,000 एंड ए कार वाई विच हैज ए फेयर वैल्यू ऑफ 13,10,000। तो इन्होंने एक ऐसी कार को एक्सचेंज किया है जिसकी बुक वैल्यू 13 लाख है, ठीक है, और फेयर वैल्यू उसकी 13,25,000 है, और एक नई कार है Y और उस नई कार की फेयर वैल्यू है 13,10,000 रुपए। द ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है
और कोई एक्सचेंज, कोई डिफरेंस होने की उम्मीद नहीं है, तो हमें किसी की कोई फेयर वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी एसेट है और जिस बुक वैल्यू पर है हम उसी पर ही उसे कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें हमें कोई फेयर वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। इट इज द सेम पोजीशन एज इट वाज बिफोर द ट्रांजेक्शन, कोई कमर्शियल एक्सचेंज नहीं है। तो हमें मेजरमेंट क्या करना है, तो मेजरमेंट वही है जो पुरानी एसेट का है। तो पुरानी एसेट की बुक वैल्यू 13 लाख है, उसकी भी फेयर वैल्यू नहीं लेनी, नई एसेट की भी फेयर वैल्यू नहीं लेनी। तो जो पुरानी एसेट है वो 13 लाख की है तो 13 लाख की ही जाएगी, और जो नई एसेट आ रही है उसके बदले में हमें कैश मिल रहा है 15,000, तो वो कैश आ जाएगा। और जो नई कार वाई है वो 12,85,000 की आएगी। नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एज इट इज पहले जैसी ही सिचुएशन है। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ने की वजह से कोई फेयर वैल्यू नहीं ली जाएगी। द फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिलायबली मेजरेबल इफ, हम कैसे पता चलेगा कि किसी एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है या नहीं? इफ ए द वेरिएबिलिटी इन द रेंज ऑफ द रीजनेबल फेयर वैल्यू मेजरमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट for that asset, or the probability of the various estimate within the range can be reasonably assessed and used when measuring fair value। तो ये कह रखा है कि हम फेयर वैल्यू का कब मेजर कर सकते हैं रिलायबली? ए वेरिएबिलिटी इन द रेंज ऑफ रीजनेबल फेयर वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट, कि हम जब असेट की कोई भी फेयर वैल्यू का अंदाजा लगा रहे हैं तो उसमें चेंजेस सिग्निफिकेंट नहीं है। जो हम अंदाजा लगा रहे हैं उसमें चेंजेस होने की उम्मीद ज्यादा नहीं है, और जो प्रोबेबिलिटी है अलग अलग एस्टिमेट की विद इन द रेंज, वो वेरियस एस्टिमेट विद इन द रेंज, वो रेंज के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एसेट की फेयर वैल्यू अंदाजा लगा रहा हूं 10 लाख है, तो ए पॉइंट क्या कह रहा है? वेरिएबिलिटी इन द रेंज इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये 10 लाख की जगह 10,05,000 या 9,90,000 की हो सकती है बस। तो ये ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू चेंज नहीं है, इसका मतलब फेयर वैल्यू का अंदाजा मैं लगा सकता हूं। बी पार्ट क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस एस्टिमेट विद इन द रेंज कैन बी रीजनेबली असेस्ड, या अगर मान लिया मैं ये कह रहा हूं 9 लाख 10 लाख और 11 लाख हो सकती है, और इसकी प्रोबेबिलिटी मैं अंदाजा लगा सकता हूं, क्या प्रोबेबिलिटी होने की उम्मीद है, ये प्रोबेबिलिटी का अंदाजा लगा सकता हूं अलग अलग एस्टीमेट पर। अगर हमारा सिग्निफिकेंट चेंज है फेयर वैल्यू का लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो भी मैं ये कहूंगा कि मैं किसी असेट की वैल्यू रिलायबली मेजर कर सकता हूं। तो या तो वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंज ही नहीं है, और अगर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी असाइन करी जा सकती है। इसका मतलब यह है, इफ एन एंटरप्राइज इज एबल टू मेजर रिलायबली द फेयर वैल्यू ऑफ ईदर द असेट received or asset given up, the fair value of the asset given up is used to measure the cost of asset received unless the fair value of the asset received is more clearly evident। तो जनरली तो देखो ये तो बोल रखा है कि अगर हमारी जो नई एसेट है उसकी वैल्यू ज्यादा सही है तो हम उसे ही लगाएंगे, और अगर वो ज्यादा सही नहीं है तो जो एसेट हम दे रहे हैं उसकी वैल्यू अगर ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो हम वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि क्या हम किसी एसेट की वैल्यू रिलायबली मेजर कर सकते हैं या नहीं। दूसरा, अगर रिलायबली मेजर कर सकते हैं तो हमें कौन सी एसेट की वैल्यू लेनी है? दोनों एसेट रिलायबली मेजर हो रही है, तो जो अगर न्यू एसेट आ रही है, दोनों में से जो न्यू है, न्यू कौन सी होगी? जो खरीद रहे हैं भाई, जो दे रहे हैं वो तो पुरानी ही है। नई भी पुरानी है तो जो एसेट दे रहे हैं उसका अंदाजा लगा लो। लेकिन अगर एक नई एसेट आ रही है तो नई एसेट की वैल्यू बहुत आराम से पता लगाई जा सकती है, तो नई एसेट की वैल्यू का पता लगा लो। क्वेश्चन नंबर 10, द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज 5,60,000। ये हमारी बुक वैल्यू है एंड इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 4,20,000। एक तरीके से ये हमारी पुरानी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू है। इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद ए न्यू मशीन। उसके लिए हमने 2,30,000 रुपए दिया है, साथ ही हमने पुरानी एसेट भी दी है। जो नई एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू 7,15,000 है, तो हमें बताना है क्या करना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैंने बताया न्यू एसेट है,
अब न्यू एसेट की फेयर वैल्यू तो ज्यादा एक्यूरेट होगी ना, क्योंकि नई एसेट है, वो तो हमारे हमेशा मार्केट में बिकती है, तो हमें जो नई एसेट है उसे उसी वैल्यू पर लेना चाहिए। न्यू एसेट 7,15,000, इसके लिए हमने पेमेंट करी है 2,30,000। तो ओल्ड एसेट हमारी कितने की गई? 7,15,000 माइनस 230, तो ओल्ड एसेट हमारी 485 की गई। इवन दो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 420 है, फिर भी हमारी ओल्ड एसेट 485 में गई, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम कोई नई एसेट खरीदते हैं तो वो पुरानी एसेट के बदले में पुरानी एसेट की वैल्यू ज्यादा लगा देते हैं मार्केट वैल्यू से, ताकि उनकी नई एसेट बिक जाए। आप कार स्कूटी खरीदते हैं तो भी ऐसा होता है कि वो एक्सचेंज ऑफर में हमारी पुरानी कार और या स्कूटी की वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा दे देते हैं। तो हमारी जो कैरिंग अमाउंट है 560, उसकी जगह वो कितने में गया? 485 में, तो लॉस हो गया। इस लॉस को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो 75,000 रुपीज P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है PPE परचेज फॉर ए कंसोलिडेटेड प्राइस, वेयर सेवरल आइटम ऑफ PPE आर परचेज फॉर ए कंसोलिडेटेड प्राइस, जहां पर हमने बहुत सारी अलग अलग PPE खरीदी है और उसके लिए एक ही एक साल लमसम अमाउंट दे दिया, अलग अलग हमने वैल्यूएशन नहीं करी। द कंसिडरेशन इज अपोर्शन टू द वेरियस आइटम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। देखो समझो मेरी बात, हमने एक मशीन ए, बी और सी, तीन मशीनें खरीदी। ये 10 लाख की है, ये 12 लाख की है और ये 15 लाख की है। तो टोटल इस हिसाब से 37 लाख होना चाहिए, लेकिन हमने 35 लाख दिया। अब ये 35 लाख में कौन सी मशीन कितने की है? तो बहुत सिंपल सी बात है, इस 35 लाख में 10, 12 और 15 के रेशियो में डिवाइड कर देना चाहिए। इनकी जो वैल्यू है उस वैल्यू में डिवाइड कर देना चाहिए। नोट, इन केस द फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम एक्वायर्ड कैन नॉट बी मेजर reliably, these value are estimated on the fair basis as determined the competent valuer। अगर हमें इसकी वैल्यूएशन नहीं है, पता नहीं है, कोई पुरानी एसेट किसी से आप खरीद रहे हो और उसकी वैल्यूएशन हमें अलग अलग नहीं पता, न्यू एसेट है तो पता चल जाएगा, पुरानी है तो नहीं पता चलेगा, तो हमें इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, जो वैल्यूअर होते हैं उनसे वैल्यूएशन करानी पड़ेगी। PPE held by lessee under a finance lease, लीज पर AS 19 है तो वो गवर्न करता है उस पर, AS 19 के हिसाब से बात करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट अगर हमें मिलेगी तो AS 12 के हिसाब से होगा। और AS 12 क्या कहता है? AS 12 कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट जब असेट से रिलेटेड मिलती है तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, तो वो सारा AS 12 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम AS 12 की कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेंजर लिमिटेड है, उन्होंने एक सर्टेन प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है 40 लाख रुपीज में। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ नेट ऑफ सैनवेट क्रेडिट, आप इसे GST मान सकते हो। पहले क्या होता था, एक्साइज लगती थी और एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करने पर उसका हमें क्रेडिट मिल जाता था, जिसे सैनवेट क्रेडिट बोलते थे। तो अब या तो वो लिखा हो जाए, एग्जाम में लिखा जाए, या GST आ जाए तो GST का हमें क्रेडिट मिल जाता है, तो एक तरीके से वो हमारी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। इज द सब्सिडी कंपोनेंट टू बी रिलाइज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिश इंडस्ट्री इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, कॉस्ट ₹40 लाख इंक्लूड एक्साइज ₹5 लाख अगेंस्ट विच एनुअल क्रेडिट कैन बी क्लेम। तो एक्साइज ड्यूटी के अगेन में 5 लाख का हमें क्रेडिट मिल जाएगा और 20% की हमें सब्सिडी मिल जाएगी। तो AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट में क्या लिखा है उसको एक शॉर्टकट में एक लाइन में अभी हम ये समझ लेते हैं कि जो हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। तो उस सिचुएशन से क्या होगा, हमारी कॉस्ट है 40 लाख, इसमें से 5 सैनवेट क्रेडिट हो या आपको वेट लिखा GST लिखा हो, वो माइनस हो जाएगा। 5 लाख लिखा है तो हमारी 35 लाख की नेट कॉस्ट पड़ी, इसमें से हमें 20% सब्सिडी मिल जाएगी गवर्नमेंट से 7 लाख, तो हमारी जो कॉस्ट आएगी नेट 28 लाख रुपीस की कॉस्ट आएगी। तो इस पर हमें अपनी एसेट को मेजर करना है, लिखना है। ये था इनिशियल रिकॉग्निशन, ये हमने सीखा। अब है कि इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद में हम अपनी एसेट को
बार बार एवरी ईयर कैसे उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, दो टाइप के मॉडल होते हैं। तो मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, एन एंटरप्राइज शुड चूज ईदर द कॉस्ट मॉडल or the revaluation model as its accounting policy and should apply that policy to an entire class of PPE। तो हमें या तो कॉस्ट मॉडल चूज करना पड़ेगा या रिवैल्यूएशन मॉडल, और हमें अपनी उस टाइप की सारी एसेट्स पर पीपीई पर वही मॉडल लगाना पड़ेगा। कॉस्ट मॉडल क्या कहता है? आफ्टर रिकॉग्निशन एज एन असेट एन आइटम ऑफ पीपीई शुड बी कैरीड एट कॉस्ट लेस एनी डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस। तो हर साल डेप्रिसिएशन लगाइए, इम्पेयरमेंट लॉस लगाइए, जैसा हम हमेशा करते हैं। दूसरा है रिवैल्यूएशन मॉडल। आफ्टर रिकॉग्निशन एज एन एसेट आइटम ऑफ पीपी हुज फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली शुड बी कैरिड एट ए रिवैल्यूड अमाउंट। वहां पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, हम हर साल उसकी रिवैल्यूएशन करेंगे, और अगर हम रिलायबली उसका रिवैल्यूएशन कर सकते हैं तो ही हम इस मॉडल पर जाएंगे। तो फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, हम रिवैल्यूएशन के दिन उसका फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लेंगे, लेस करेंगे एनी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सपोज हमने रिवैल्यूएशन करा था 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर आज की डेट में हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो फिर तो कोई डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं है, और कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है बाद में, रिवैल्यूएशन के बाद में वो माइनस होगा। मतलब कई बार क्या होता है, रिवैल्यूएशन जो है हमें करा एकदम ईयर एंड की बजाय किसी और दिन करा, 2 4 6 महीने हो गए, तो उस टाइम का हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। रिवैल्यूएशन फॉर एंटायर क्लास ऑफ पीपी, इफ एन आइटम ऑफ पीपी इज रिवैल्यूड द एंटायर क्लास ऑफ पीपी टू विच द असेट बिलोंग शुड बी रिवैल्यूड। अब ये नहीं कर सकते कि 10 असेट है और 10 में से एक को रिवैल्यू कर रहे हैं, आपको सबको ही करना पड़ेगा। रीजन, the item within a class of PP are revalued simultaneously to avoid selective revaluation of asset and the reporting of amount in the financial statement that are a mixture of cost and the difference rate। तो ये कह रखा है कि ऐसा ना हो आपके पास 10 असेट है, 10 में से 2 का रिवैल्यूएशन अलग दिन करा, 6 का अलग दिन करा और 2 का अलग दिन करा, तो अलग अलग वैल्यू पर है, अलग अलग दिन की वैल्यू है, कोई कॉस्ट पर है, कोई रिवैल्यूएशन। तो ऐसा ना हो। अगर आप किसी भी क्लास की एसेट को रिवैल्यू कर रहे हैं तो सभी को आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो हर साल जरूरी नहीं है, इसलिए लिखा है आप 3 से 5 साल का भी टाइम है, तो अगर आपने 1 साल 2 साल हो गया रिवैल्यू करे हुए, तो उस रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन लगाते चले जाइए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन क्या है? रिवैल्यूएशन शुड बी मेड विद सफिशिएंट रेगुलरिटी टू इंश्योर दैट द कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर materially from that which would be determined using fair value at the balance sheet date। तो सीधी सी बात है, बैलेंस शीट डेट पर जो वैल्यू डाल रहे हैं वो मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा चेंज ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी एसेट की फ्रीक्वेंटली वैल्यू चेंज हो रही है तो आपको हर साल भी करना पड़ सकता है, और अगर फ्रीक्वेंटली वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो आप 3 से 5 साल तक भी उसकी वैल्यू ले सकते हैं। रिवैल्यूएशन हर साल करने की जरूरत नहीं है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन डिपेंड अपॉन द चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम। जो हमारी पीपी में असेट है उसकी वैल्यू कितनी तेजी से चेंज होती है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। When the fair value of revalued asset differ materially from their carrying amount, a further revaluation is required। हमें लगेगा कि जो हमारी वैल्यू है, बुक वैल्यू और मार्केट में वैल्यू काफी चेंज हो गई है, तो आपको रिवैल्यूएशन करना चाहिए। आइटम ऑफ पीपी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एंड वोलेटाइल चेंजेस इन फेयर वैल्यू, तो एनुअल रिवैल्यूएशन करना चाहिए। अगर हर साल वैल्यू में काफी चेंज आ रहा है तो हर साल एनुअली, और अगर हमारी इनसिग्निफिकेंट चेंज होता है हर साल तो हम 3 से 5 साल के इंटरवल पर भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी एसेट जो है वो कैसी है, कौन सी क्लास है, उसकी वैल्यूएशन में कितना जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू का कैसे पता लगाएंगे? फेयर वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ पी इज यूजुअली डिटरमाइंड फ्रॉम मार्केट बेस्ड एविडेंस बाय, नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करा। मार्केट में प्रोफेशनल वैल्यूअर होते हैं और वो पूरा सर्टिफिकेट देते हैं बाकायदा कि ये एसेट की वैल्यू इतनी है। इफ देयर इज नो मार्केट बेस्ड एविडेंस ऑफ फेयर वैल्यू बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ द आइटम ऑफ पीपीई, an item is rarely sold except as a part of continuing business, an enterprise may need to estimate fair value using an income approach।
सपोज किसी कोई ऐसी एसेट है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है इतनी आराम से, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इनकम अप्रोच लेनी चाहिए, मतलब जो इससे फ्यूचर में इनकम होने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर टोटल करें और वो इसकी वैल्यू निकालें। और वैसे तो उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, हमें कॉस्ट मॉडल की तरफ जाना चाहिए अगर उसकी रिवैल्यूएशन करना आराम से पॉसिबल नहीं है तो। एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन द डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रोजेक्शन, मतलब जो जो फ्यूचर में हमें पैसा मिलने की उम्मीद है, कमाई होने की उम्मीद है इस पर्टिकुलर एसेट से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें। और डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, या हम ये कहें कि इसे रिप्लेसमेंट करा जाए तो कितना हमारा मिलेगा उस अप्रोच से, विच एम एट मेकिंग ए रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ द करंट कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग और कंस्ट्रक्टिंग एन आइटम दैट हैज द सेम सर्विस पोटेंशियल एज द एग्जिस्टिंग आइटम। तो ऐसी आइटम को बनाने में जो हमारा फ्यूचर बेनिफिट है उतना ही मिले तो उसमें कितना खर्चा आएगा ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा रिवैल्यूएशन का, एट द डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन द एसेट इज ट्रीटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं, उसमें से पहला रास्ता है टेक्निक 1, ग्रोस कैरिंग अमाउंट इज एडजस्टेड इन ए मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद द रिवैल्यूएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। हम ग्रोस कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करें। ग्रोस कैरिंग अमाउंट क्या होती है, अभी हम इसे एग्जांपल से भी समझेंगे। ग्रोस कैरिंग अमाउंट क्या होती है, मे बी रीस्टेटेड बाय रेफरेंस टू ऑब्जर्वेबल मार्केट डाटा और मे बी रीस्टेटेड प्रोपोर्शनली टू द चेंज इन द कैरिंग अमाउंट। तो ग्रोस कैरिंग अमाउंट को हम मार्केट डाटा के हिसाब से या प्रोपोर्शनली चेंज कर सकते हैं कैरिंग अमाउंट में। अभी हम टेक्निक नंबर 1 के हिसाब से केस स्टडी सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। Accumulated depreciation at the date of revaluation is adjusted to equal the difference between the gross carrying amount and the carrying amount of the asset after taking into account accumulated impairment loss। तो हम एक वैल्यू देखते हैं फिर उसके बाद वापस आकर देखते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। केस स्टडी ऑन टेक्निक नंबर 1, PPE is revalued to 1500 consisting of 2500 gross cost and 1000 depreciation based on observable market data। तो अभी जो है रिवैल्यूएशन से पहले क्या सिचुएशन है, हमने 1000 में खरीदा था उसे, उस पर अब तक हम 400 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं और उसकी अब नेट बुक वैल्यू 600 है सॉरी। तो 1000 में हमने खरीदा था, उस पर 400 का डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं, या तो 1000 में खरीदा था या रिवैल्यूएशन हुआ था, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल में जो पिछली बार रिवैल्यूएशन हुआ था उसके बाद का हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। तो इस समय हमारी नेट बुक वैल्यू 600 है और अभी इसको हमने रिवैल्यूएशन करा है 1500। इसका मतलब रिवैल्यूएशन गेन हमें 900 रुपए का हुआ है, 900 लाख रुपए है जो भी है, 900 का रिवैल्यूएशन। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, टेक्निक नंबर 1, और ये क्या कह रहा है, जो हमने रिवैल्यूएशन करा 1500, इसमें 2500 ग्रोस कॉस्ट है। तो ग्रोस कॉस्ट हमारी 1000 थी, उसको 2500 बनाना है, तो 1500 हमने ग्रोस कॉस्ट मतलब कॉस्ट या रिवैल्यू में 1500 ऐड किया, और 1000 हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो पहले 400 था, तो 600 हमने इसमें ऐड करके इसे 1000 बनाया, और अब हमारी 1500 की वैल्यू नेट आई और 900 का नेट हमारा गेन आया। तो इंक्रीज इन वैल्यूएशन 900 है। तो क्या कह रखा है कि हम मे बी रीस्टेटेड बाय रेफरेंस ग्रोस अमाउंट को हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको 1500 बनाने के लिए क्या कर दिया 2500। नहीं तो हम ये भी तो कह सकते थे, देखो मैं बताता हूं आपको, यहां पर हम ये कह सकते थे ना कि हमारी ग्रोस अमाउंट अभी 1000 है और हम इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400 लगा रहे हैं और हमारी WDV नेट वैल्यू 600 है। अब WDV हमारी 1500 हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 1500 है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 है 1500। तो ये भी हम कह सकते थे, ठीक है ना, कि हम ग्रोस कैरिंग अमाउंट को मार्केट वैल्यू के हिसाब से चेंज कर। एक रास्ता ये है, या
हमने क्या करा, हमने रिवैल्यूएशन करी है, ये 2500 है और ये 1000 है। अगर हमारी एसेट नहीं खरीदी जाती तो 2500 की आती, लेकिन आज इसकी वैल्यू 1500 है। इसका मतलब इस पे एक तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1000 का लग चुका है। तो अब हमने क्या करा, हमने वैल्यूएशन 1000 से 1500 बढ़ा करके करी, तो हमने एंट्री क्या बनाई, असेट अकाउंट डेबिट। असेट में हमने 1500 डेबिट किया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में को 400 से 1000 करा, तो 600 हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी इंक्रीमेंट किया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे भी 600 बढ़ाया है और एसेट को भी 1500 रुपए बढ़ाया है। और टेक्निक नंबर टू क्या है कि भैया हम लोग क्या करें कि 1500 रुपए से वैल्यू कर दें, जो मैंने बताया था आपको, ये वाली वैल्यू 1500 रुपए कर दें। तो 1500 रुपए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 900। अब यही प्रॉफिट यहाँ कैसे दिखाई देगा, असेट हमारी 1000 रुपए की थी ग्रोस वैल्यू, उसे 500 रुपए से बढ़ाकर 1500 किया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट बैलेंस था 400, उसे डेबिट करके खत्म कर दिया और इस तरीके से हमें प्रॉफिट हो गया 900 रुपए का। तो ये और ये दो टाइप हमारे पास है, टेक्निक नंबर 1 एंड 2। तो दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉफिट का होगा क्या, जो हमने प्रॉफिट लगाया है, इस प्रॉफिट का क्या होगा। The accounting treatment of revaluation, an increase in the carrying amount of asset arising on revaluation should be credited directly to the owner's interest under the heading of revaluation surplus. However, the increase should be recognized in the statement of P&L to the extent that it is reversed as a revaluation decrease in the same asset previously recognized in the P&L. अगर लॉस होता है, अभी तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। लेकिन अगर पहले कभी रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था, तो जितना लॉस हुआ था उतना तो पीएनएल में जाएगा और उससे एक्स्ट्रा का प्रॉफिट हमारा रिवैल्यूएशन में जाएगा। ये कैसे होगा, इसे समझते हैं इस टेबल से। रिवैल्यूएशन सपोज पहली बार इंक्रीज हो रहा है, तो जब रिवैल्यूएशन करते हुए पहली बार इंक्रीज हो रहा है, तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से हम डायरेक्टली ओनर के अकाउंट में डालेंगे, मतलब एक रिजर्व बना देंगे। एक्सेप्शन क्या है कि पहले फर्स्ट ईयर लॉस हुआ था, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में प्रॉफिट हो गया, तो जितना पहले लॉस हुआ था उतना हम पीएनएल में डालेंगे, उससे एक्स्ट्रा वाला ही रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, ठीक है। अगर डिक्रीज हुआ है पहली बार ही, तो सीधा पीएनएल में जाएगा। और अगर पहले प्रॉफिट हुआ था, नंबर 1 प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद में अब लॉस हो रहा है, तो पुराना जितना भी हमारा पहले प्रॉफिट था उतना उस रिजर्व से सेट ऑफ होगा, बाकी का लॉस ही पीएनएल में जाएगा। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर ये बताता हूं, सारे एग्जांपल बताता हूं। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ मान लिया 500 का, तो एंट्री क्या हो गई, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 500। सेकेंड ईयर में फिर प्रॉफिट होगा, तो फिर यही एंट्री बन जाएगी, तो प्रॉफिट की जगह मैं लॉस लेता हूं, ठीक है। लॉस मान लिया 300 का हो गया, तो ये 300 का लॉस मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही सेट ऑफ कर दूंगा, ना कि मैं पीएनएल में डालूंगा। अभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में 200 है। अगर सपोज थर्ड ईयर में फिर से लॉस हुआ 400 का, 500 का, 600 का लॉस हो गया, तो मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में 200 का बैलेंस है, तो 200 का बैलेंस मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ कर लूंगा और बाकी पीएनएल से लूंगा। तो मेरी एसेट की वैल्यू जो 600 लेस होगी 200 रिवैल्यूएशन रिजर्व से, 400 मेरी पीएनएल से। तो प्रॉफिट होगा हर साल, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाता रहेगा, और अगर प्रॉफिट के बाद में लॉस होगा तो वो ऐसे रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ हो जाएगा। अब दूसरा मैं मेथड बताता हूं आपको। मान लिया फर्स्ट ईयर लॉस हो रहा है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट,
500 का लॉस, तो मैंने P&L में ट्रांसफर कर दिया। अब सेकेंड ईयर में फिर लॉस है तो फिर P&L में ट्रांसफर होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट हो गया, मान लिया 300 का प्रॉफिट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, असेट को बढ़ाऊंगा तो उसे P&L में डालूंगा। क्यों? क्योंकि पहले 500 का मैं P&L में ऑलरेडी लॉस डाल चुका हूं, तो पहले 500 का प्रॉफिट डालूंगा। तो 300 का प्रॉफिट हुआ तो मैंने उसे कहां डाला, P&L में। फिर थर्ड ईयर में फिर प्रॉफिट हुआ मुझे 600 का, तो 500 का लॉस डाला था, 300 का प्रॉफिट, तो अभी भी 200 का लॉस P&L में है। तो मैं असेट में जो 600 डेबिट करूंगा, इसमें से P&L में 200 का लॉस डालकर हिसाब बराबर करूंगा, और जो 400 रुपए का एक्स्ट्रा है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 400 जाए। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। प्रॉफिट 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 हो रहा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता जाएगा, प्रॉफिट के बाद लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जितना था उतना सेट ऑफ होगा, लॉस के बाद प्रॉफिट होगा तो पहले जितना P&L में डाला उतना पहले हम P&L में रिवर्स करेंगे। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया, अब हम क्वेश्चन करके उसे समझते हैं। द कैरिंग अमाउंट ऑफ ए मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज 1,50,000, ओरिजिनल कॉस्ट 230 है। ओरिजिनल कॉस्ट 230 है, WDV 150 है, इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 80,000, ठीक है। या हो सकता है डायरेक्ट मेथड हो तो हमने सीधा WDV लिखा रखा हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गेन, हम उसे 30,000 रुपीज का हमें गेन हुआ है, ठीक है। तो हम इस गेन का क्या करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बार गेन हो रहा है, पुराना हमें कुछ नहीं बता रखा, तो हम इसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, ठीक है। क्यों रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, क्योंकि पहले का हमें कोई डाटा नहीं दिया, तो इसका मतलब पहली बार गेन हो रहा है, और पहली बार गेन हो रहा है तो उसे कहाँ डालते हैं हम, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। ट्रीटमेंट वन कि हम इसे कुछ नहीं बताया तो हम इसे कॉस्ट 230 और ये होना चाहिए 180, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 50,000 रुपीज बनाकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर देंगे। ये काम भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बुक वैल्यू है 1 लाख, हाउ शुड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट शुड बी अकाउंटेड फॉर इफ एसेट इज रिवैल्यूड ऑन 31 मार्च 2011 फॉर 120। अगर हम इसे 1,20,000 में वैल्यू कर रहे हैं तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व बनेगा, हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, और 20,000 रुपीज हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देंगे, क्योंकि पुराना हमें कोई डाटा नहीं दिया कि पहले लॉस हुआ था प्रॉफिट हुआ था, ऐसा हमें कुछ भी नहीं बताया। और बी, अगर मान लिया 20,000 का लॉस हुआ है और पहले का कुछ नहीं बताया तो हम इस लॉस को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो बहुत ही आसान है, पुराना कोई डाटा नहीं दिया तो पहला गेन रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा और पहला लॉस P&L में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बुक वैल्यू ऑफ लैंड noted depreciable asset is 1 lakh. How the revaluation of asset should be accounted? A, revaluation जो हुआ था पहले 90 से 1 लाख हुआ था, तो 10,000 हमने रिवैल्यूएशन में डाले थे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब फिर इसकी रिवैल्यूएशन बढ़कर हुई है, तो पहले भी प्रॉफिट था, अब भी प्रॉफिट है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम ए सिचुएशन में क्या करेंगे, असेट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व से 20,000, पहले भी प्रॉफिट था, अब भी प्रॉफिट है। बी, पहले लॉस था अब प्रॉफिट है, तो पहले 10,000 का लॉस था, अब 10,000 का लॉस भी है, रिवर्स होगा और बाकी और ज्यादा रिवैल्यूएशन रिजर्व में आएगा। कैसे, रिवैल्यूएशन 1,10,000 से 10,000 हुआ था, तो हमने P&L में कितना डाला था, 10,000। अब हमारा 1 लाख से 120 हो रहा है, तो 20,000 का गेन है, 20,000 का गेन पहले P&L में हम डाल चुके हैं 10,000, तो 10,000 P&L में डालेगा और उससे ज्यादा रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा।
तो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत ही इजी है, रटना नहीं है, समझना है। सी 110 से 1 लाख, पहले लॉस था अब भी लॉस है, तो पहले भी लॉस था अब भी लॉस है, तो पीएनएल में जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, 20,000 का लॉस पीएनएल में जाएगा, पहले भी लॉस था अब भी लॉस है। डी पहले गेन था अब लॉस है, तो पहले गेन था तो 10,000 रुपीज हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर रखे हैं पहले, अब 20,000 का लॉस है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से मैं उस 10,000 को पहले रिवर्स करूंगा, जो 10,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व है, उसके बाद का जो लॉस है 10,000 वो पीएनएल में डालूंगा, और इस तरीके से मैं अपनी एसेट की वैल्यू 20,000 रिड्यूस कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में चारों केस आ गए, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट लॉस और लॉस प्रॉफिट, चारों केस इसके अंदर आ गए, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का हम क्या कर रहे हैं, ओनर्स इंटरेस्ट जाएगा, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, और मे बी ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व व्हेन द असेट इज डी रिकॉग्नाइज, मतलब जब असेट बिकेगी, जिस समय हम असेट बेचेंगे उस समय अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है तो वो तो रिकॉग्नाइज हो रहा है ना, क्योंकि आप असेट बेच रहे हैं और असेट बेचने पे वो पैसा रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर दे। केस 1, व्हेन होल सरप्लस इज ट्रांसफर, जब असेट रिटायर डिस्पोज हो गई बेच दी। केस 2, सम ऑफ सरप्लस में बी ट्रांसफर एज द केस यूज बाय एंटरप्राइजेस, some of the surplus may be transferred as the asset is used by an enterprise. In such a case, the amount of surplus transfer should be depreciation based on the revalued carrying amount minus depreciation based on original cost. यहाँ लिखा ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रेवेन्यू रिजर्व आर नॉट मेड थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये तय है बच्चों की ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको समझाता हूं विद द एग्जाम्पल की ये क्या बात है। देखिए ये सारी ये एएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको शायद इसीलिए लग सकता है क्योंकि ये इंड एएस है हमारा 16, ठीक है, और बिल्कुल एज इट इज सेम है, कॉपी पेस्ट है, एक तरीके से आप इंड एएस 16 पढ़ रहे हो। अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं कि ये केस नंबर 2 क्या है। या तो हम असेट बेचें तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को पूरे के पूरे को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूसेज हम उसको कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमने 1 अप्रैल 2021 को एक असेट परचेज करी, कॉस्ट है 9 लाख, ठीक है, और 1 अप्रैल 2023 को मान लिया इसका रिवैल्यूएशन किया हमने 9,60,000। तो अब आपको मैं समझाता हूं इस रिवैल्यूएशन की मदद से, इस एग्जाम्पल की मदद से कि असल में होगा क्या, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो देखो 2 साल हो चुके, इसमें लाइफ है एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स, तो हमने 31 मार्च 22 को डेप्रीशिएशन लगाया होगा 90,000, क्योंकि 9 लाख है और 10 साल की लाइफ है तो 90,000 का डिप्रीशिएशन लगाया होगा और इसकी WDV 8,10,000 आ गई होगी। फिर 31 मार्च 23 को हमने फिर से डिप्रीशिएशन लगाया होगा 90,000 और इसकी WDV आ गई होगी 7,20,000। अब सपोज 1 अप्रैल को हमने इसको रीवैल्यू करा 9,60,000 में, तो क्या एंट्री बनेगी, असेट अकाउंट डेबिट 720 से 960 करें तो 2,40,000 रुपीज हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिए, ठीक है। अब आया ईयर एंड 31 मार्च 24, अब हमारा जो डेप्रीशिएशन लगना है वो कितना लगना है, 9,60,000 रुपीज की वैल्यू हमने रीवैल्यू करी है,
ठीक है, हम 2 साल डिप्रीशिएशन लगा चुके हैं, 8 साल बचे, तो जो हमारा डिप्रीशिएशन है 9,60,000 डिवाइड बाय 8, 1,20,000 का डिप्रीशिएशन लगना है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, अगर हम यूज कर रहे हैं तो डेप्रीशिएशन बेस्ड ऑन द रिवैल्यूड कैरिंग अमाउंट 120 माइनस डेप्रीशिएशन बेस्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल डेप्रीशिएशन 90,000 था, तो जो डिफरेंस है 30,000 का ये ट्रांसफर होगा, लेकिन पीएनएल के थ्रू नहीं होगा, रिवेन्यू रिजर्व के थ्रू होगा। और ये क्यों होगा, उसका भी एक रीजन है कि हम पहले डेप्रीशिएशन लगा रहे थे 90,000 और अब लगा रहे हैं 120, तो 30,000 रुपए का एडिशनल डेप्रीशिएशन लगाने की वजह से 30,000 का लॉस हो रहा है पीएनएल में, तो वो 30,000 रिवर्स होंगे। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग, मतलब पीएनएल में ना डालकर रिवेन्यू रिजर्व का जो बैलेंस है ये जनरल रिजर्व उसमें ट्रांसफर करेंगे 30,000, और हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो 2,40,000 का बैलेंस था वो 30,000 कम होकर कितना हो जाएगा, 2,40,000 का बैलेंस 30,000 कम होकर 2,10,000 हो जाएगा। तो ये वाली बात थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, इसे समझने की जरूरत है।